जय हिंद, जय जोहार। चलिए करंट अफेयर की क्लासेस को फिर से शुरू करते हैं। करंट अफेयर हम देख रहे थे अगस्त, सितंबर और अक्टूबर को टारगेट करते हुए, क्योंकि आने वाले समय में 6 नवंबर 2022 को छत्तीसगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित होने वाली है, जो व्यापम के द्वारा आयोजित की जा रही है। और यदि व्यापम परीक्षा आयोजित करता है तो उसमें करंट अफेयर्स का वेटेज भी होता है, प्लस वो करंट अफेयर्स जो है 2 से ढाई महीने का ही होता है। तो 3 महीने को हम करंट अफेयर को टारगेट कर रहे हैं। ये करंट अफेयर छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, व्यापम के द्वारा कोई भी जो आने वाले समय में परीक्षा आयोजित की जा रही है, साथ ही सीजीपीएससी की सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। ये करंट अफेयर का सेशन कुछ इस प्रकार है कि ये चौथा सेशन है। 3 वीडियो सेशन इसके पहले पब्लिश हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो जरूर उसे फॉलो करें। यहाँ पर मैं इस 3 महीने के करंट अफेयर को पूरा समराइज वे में आपको बताऊंगा। मेरे वीडियो बनाने के दौरान हो सकता है कुछ पॉइंट्स मैं बताऊं, वो पॉइंट्स भी अपडेट हो जाए, तो उसे आने वाले वीडियोस में मैं आपको अपडेट करके जरूर बताऊंगा। उसके लिए बेफिक्र रहिए। व्यापम की खासियत है कि यदि करंट अफेयर पूछा जा रहा है तो वह 3 दिन पहले तक का भी करंट अफेयर पूछ सकता है। तो 3 दिन पहले तक का करंट अफेयर मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं करंट अफेयर के हमारे सेशन को। बहुत सारा करंट अफेयर हम देख चुके हैं। देख उसी सीख को हम आगे बढ़ाते हैं। ये सम्मेलन के बारे में, पर्यावरण के बारे में, ये सब देख चुके हैं। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। जब पूरा करंट अफेयर हम बता लेंगे तो सकार एकेडमी के एंड्रॉयड एप्लीकेशन, व्हाट्सएप, टेलीग्राम चैनल, ग्रुप, सभी जगह से करंट अफेयर आपको मिल सकता है। चलिए ये सब तो हम ढेर सारी चीजें देख चुके हैं। अब देखिए, जैसे ये मैं बता रहा था कि कुछ मेरे पढ़ाने के दौरान, वीडियो बनाने के दौरान भी चीजें अपडेट होंगी। जैसे कि ये उदय उमेश ललित भारत के न्यायमूर्ति, मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, 49वें मुख्य न्यायाधीश है। बहुत ही कम कार्यकाल, 76 दिन के कार्यकाल, 76 या 74 या 74 दिन के कार्यकाल के लिए ही इन्हें न्यायाधीश बनाया गया है। ठीक, तो स्वाभाविक है 49वें के बाद 50वें बनेंगे। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मैंने इसकी खबर सुनी है कि हाँ, 50वें के लिए भी हमारे जो नए न्यायाधीश है वो 50वें न्यायाधीश चुन लिए गए हैं, जो रहेंगे चंद्रचूड़। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जो है 50वें न्यायाधीश होंगे। तो ये जैसे जो चीजें पढ़ाने के दौरान अपडेट होंगी, वो जैसे जैसे अपडेट होंगी मैं आपको बताते जाऊंगा। ठीक है, जैसे एक अभी मैं एक चर्चा करके बताया उदाहरण के तौर पे। चलिए आगे चलते हैं। हम अवार्ड्स देख रहे थे। अवार्ड्स में यस, हम लास्ट देखे थे के सैलजा के बारे में, जिन्होंने रैमन मैग्सेसे अवार्ड को ठुकराया है 2022 के लिए। अब इसी अवार्ड में आगे आते हैं तो हमारा है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 जो 2020 के लिए दिया गया है 2022 में। ठीक है, तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित हमारे एग्जाम क्या क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस मंत्रालय के अधीन जारी किया जाता है? तो कौन सा मंत्रालय है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। किस वर्ष के लिए जारी किया गया है? 2020 के लिए जारी किया गया है। सरकार द्वारा दिया जाने वाला फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रसिद्ध अभिनेत्री आशा पारे को हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया है। ध्यान रहेगा, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, याद रखेंगे। फिर इसी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की जो संख्या है, क्रम है, कौन से क्रम का है? 68वें 68th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है ये। ठीक, अब इसमें और भी बहुत सारी कैटेगरी में पुरस्कार दिए जाते हैं। मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं वो आपको बता रहा हूं। जैसे बेस्ट फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? सुरारी पोत्रु। साउथ की एक मूवी है, सूर्या हीरो है इनके, इन्हीं की मूवी, इनकी एक मूवी फेमस हुई थी जय भीम, यदि आपने देखा होगा तो। और भी साउथ की इनकी बहुत सारी मूवी है जो फेमस है। तो इन्हीं की मूवी सुरारी पोत्रु को बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड दिया गया है। इसके साथ ही बेस्ट पॉपुलर फिल्म अजय देवगन की थाना जी को दिया गया है। थाना जी, यदि आपने देखा होगा थाना जी द अनसंग वॉरियर, तो वो डेटा मैंने यहाँ नहीं लिखा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अजय देवगन की जो फिल्म है उसे बेस्ट पॉपुलर फिल्म का अवार्ड दिया गया है। इसके साथ ही बेस्ट एक्टर अजय देवगन और सूर्या दोनों को ज्वाइंटली दिया गया है। सूर्या को सुरारी पोत्रु के लिए दिया गया है और अजय देवगन को थाना जी के लिए दिया गया। दोनों को ज्वाइंटली दिया गया बेस्ट एक्टर। और इसी सुरारी पोत्रु फिल्म की जो हीरोइन है अपर्णा बाला मुरली, इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है।
जान रहेगा, इनका सोशल मीडिया में काफी चर्चा में भी थे कि हीरोइन जब अवार्ड लेने गई तो हीरो फोटो खींच रहे हैं, और हीरो जब अवार्ड लेने गया तो हीरोइन फोटो खींच रही है। दोनों को बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है, एक ही फिल्म। ठीक, तो काफी चर्चा में रहे हैं इन लोग, याद रखेंगे इसे। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा देखिए, डिफेंस से बहुत सारा करंट अफेयर है। ठीक है, तो डिफेंस से यदि करंट अफेयर आता है, रक्षा क्षेत्र से संबंधित हमारे एग्जाम में यदि करंट अफेयर आ रहा है, तो रक्षा क्षेत्र से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ही आपको याद रखने, जैसे कि अगर कोई मिसाइल है तो वह मिसाइल किस टेक्नोलॉजी की है, उसका नाम क्या है, अगर छोटा नाम है तो उसका फुल फॉर्म क्या है, उसका परीक्षण कहाँ किया गया, मैक्सिमम का चांदीपुर व्हीलर द्वीप समूह में किया जाता है। अगर कोई हवाई जहाज है तो स्वदेश निर्मित है क्या, स्वदेश निर्मित है, और यदि उसकी जानकारी है कि वो कहाँ से बना है तो आपको याद रखना है। तो ऐसे बहुत सारी फैक्ट जो है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, उन्हीं फैक्ट को मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं। तो चलिए, सबसे पहला डिफेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है कि 75वें स्वतंत्रता दिवस में पहली बार स्वदेश में बनी तोपों से 21 तोप की सलामी दी गई है। ये जो स्वदेश निर्मित तोप है, ये है आपकी होलित्जर तोप। कौन सी तोप है, होलित्जर तोप। ठीक है, होलित्जर टैंक। इस स्वदेश निर्मित होलित्जर तोप, नहीं तो अभी तक क्या होता था, 21 तोपे की सलामी तो शुरू से दी जा रही है, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटिश पाउडर गन थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पाउडर गन तोप ही थी, उसे गन कहते हैं। आपने मूवीज में देखा होगा कि एक पाइप जैसा रहता है, पीछे बारूद डालते हैं और उसमें चिंगारी छुआते हैं और गोला बाहर फेंकाता है। यही है आपका क्या, पाउडर गन। तो इस पाउडर गन से ही कई तोपों की सलामी दी जाती थी, लेकिन पहली बार 2022 में स्वतंत्रता दिवस के 75वें समारोह में क्या हो रहा है, स्वदेश निर्मित होलित्जर तोप। ये होलित्जर तोप किस टेक्नोलॉजी में बनी है, एटीएजीएस प्रणाली में बनी है। एटीएजीएस का फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकता है, क्या है, एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम। ठीक है, अब इसे किसने बनाया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे किसने बनाया है, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और भारत फोर्स लिमिटेड द्वारा संयुक्त उपक्रम के रूप में ये निर्मित है, जिसकी मारक क्षमता 49 किलोमीटर है। ऐसा कहा जाता है, ऐसा सरकार के द्वारा दावा किया गया है कि इस प्रकार की तोप में, होलित्जर तोप की इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा विश्व में मारक क्षमता रखती है ये तोप, 49 किलोमीटर की। ठीक, तो अब ये सबसे ज्यादा मारक क्षमता, क्वेश्चन नहीं आ सकता कि स्वदेश निर्मित जो पहली तोप है किस प्रणाली में बनी है, एटीजीएस, होलित्जर तोप है। एटीजीएस का फुल फॉर्म किसने बनाया, तो बनाया है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने, भारत फोर्सेस लिमिटेड के साथ मिलकर। ठीक है, याद रखेंगे। उसके अलावा आपके स्वदेश निर्मित एंटी पर्सनल माइन का भी नाम याद रखेंगे। एंटी पर्सनल माइन का नाम क्या है, निपुण। अब ये देखिए, माइंस के बारे में आपने सुना ही होगा, जमीन में माइंस को बिछा दिया जाता है गड्ढा करके, जिसके कारण क्या होता है भाई, ये जो माइंस है उसके ऊपर से कोई गाड़ियां जाती है तो माइंस फट जाती है, गाड़ी उड़ जाती है। आपने देखा ही होगा मूवी में या कहीं और, मतलब असली जिंदगी में तो नहीं देखा होगा आपने, मूवीज में डेफिनेटली देखा होगा। तो ये माइंस जनरली गाड़ी, टैंक यानी भारी चीजों के लिए बनाई जाती है। और एंटी पर्सनल माइन कहने का मतलब ये है कि ये इंसान और जानवर के लिए भी बनेगी। ठीक है, अब जानवर को तो खैर अटैक नहीं करना, इंसान को करना है, लेकिन इंसान जैसा वजन जानवर का रहेगा, जानवर भी उसमें आएगा तो बिल्कुल वो फट सकता है। तो सीमा क्षेत्रों में जहां पर इंसान अवैध रूप से घुसपैठ करते हैं, खासकर आतंकवादी गतिविधियां जहां पर होती है, तो इंसानों के घुसपैठ को रोक करने के लिए जो माइंस बिछाई जा रही है, किसको टारगेट किया जा रहा है, जो आतंकवादी गतिविधि करने वाले जो व्यक्ति हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है। तो उनके लिए माइंस कौन सी है, निपुण। लेकिन ये निपुण जो माइंस है, निपुण एक जहाज भी है, वो भी मैं आगे बताऊंगा क्या है। तो बस नाम याद रखना है, निपुण। निपुण को किसने बनाया है, आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान पुणे। ठीक है, ये डीआरडीओ पुणे ही है, इन शॉर्ट आप याद रख सकते हो, डीआरडीओ पुणे, ध्यान रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद डिफेंस में दो मिसाइल के बारे में आपको याद रखना है। कौन सी मिसाइल है भाई ये, डीआरडीओ ने VLSRSAM और QRSAM, नाम पूछेगा तो यही मिसाइल का परीक्षण कहीं भी होगा, कहां होगा, चांदीपुर व्हीलर द्वीप समूह या अब्दुल कलाम द्वीप समूह पर ही होगा, वहीं परीक्षण हो रहा है। VR यानी वर्टिकल लॉन्च, अगर आपको नाम याद हो गया ना, फुल फॉर्म, तो उसका काम भी याद हो जाएगा, कोई कठिन नहीं है। जैसे कि मैं बता रहा हूं,
VL वर्टिकल लॉन्च, SRSSAM, SR मतलब शॉर्ट रेंज, SAM कहने का मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल। कहीं भी डिफेंस में ऐसे एम वर्ड आया मतलब सरफेस टू एयर, सतह से हवा में मारने वाली मिसाइल, तुरंत लिंक कर लेना है। तो भाई क्या है, अगर कोई जहाज अटैक करते, अपोजिट पार्टी का जहाज अटैक करते, यदि आपके ऊपर आ गया, सीधा उसको अटैक किया जा सकता है, ऊपर ही ऊपर मार के गिरा देंगे। तो एक वर्टिकली लॉन्च मिसाइल है, ध्यान रहेगा, सीधा ऊपर हवा में फायर करेगी। क्योंकि सीधा ऊपर हवा में फायर करना है तो हवा में फायर करने वाली मिसाइलों की रेंज ज्यादा नहीं होती। जिन्हें दूसरे सतह में, सतह से सतह फायर करना होता है, उसकी रेंज ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसकी रेंज ज्यादा नहीं है, इसीलिए शॉर्ट रेंज है, सरफेस टू एयर मिसाइल, ध्यान रहेगा। तो नाम से आप काम भी निकाल सकते हैं, वर्टिकली लॉन्च, सरफेस टू एयर, ए शॉर्ट रेंज, कम दूरी की, सतह से हवा में मारने वाली मिसाइल। वैसे ही ये है आपका QRSAM, SAM तो सरफेस टू एयर मिसाइल, 60% आपको फुल फॉर्म याद हो गया। QR है क्विक रिस्पॉन्स, अगर सामने से कोई मिसाइल आ रही है, जहाज आ रहा है, तुरंत आपको रिस्पॉन्स करना है, तुरंत उस मिसाइल को दागना है, तो उसके लिए QRSAM मिसाइल है, क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल। ठीक, तो अगर DRDO के द्वारा किसी नई मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है तो मिसाइल आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनती है। हर मिसाइल बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती, जैसे ये दोनों उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फुल फॉर्म बस याद रखिए। कुछ मिसाइलें जैसे कि ब्रह्मोस, ये इंपॉर्टेंट है, आएगा अभी चर्चा में, देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है अगला, INS तारागिरी। तारागिरी जो है भारत का 5वां स्टेल्थ फ्रिगेट है, ये है तारागिरी, इसका जलावतरण किया गया है। तारागिरी कहने का मतलब ये है, या पहले समझते हैं फ्रिगेट क्या होता है। फ्रिगेट कहने का मतलब होता है जंगी जहाज। फ्रिगेट मतलब क्या होगा भाई, युद्ध पोत है, जंगी जहाज है, जंग लड़ने के लिए जिन जहाजों का इस्तेमाल होता है। इसमें टैंक दागने के लिए गन, बहुत सारे सिस्टम इसमें लगे होते हैं, ये विमान वाहक नहीं होगा। ये क्या है आपका, फ्रिगेट कहने का मतलब जंगी जहाज। क्लियर इतना पॉइंट। और स्टेल्थ कहने का मतलब, स्टेल्थ वो टेक्नोलॉजी है जो आपको ढूंढने से या ढूंढे जाने से बचाती है। यदि आप स्वयं एक जहाज है, चाहे तो पानी जहाज है, चाहे तो हवाई जहाज है, या तो पनडुब्बी है, सबमरीन है, कुछ भी है, अगर आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आपको कोई ढूंढ नहीं सकता, तो वो कहलाती है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बेसिकली आपको रडार से, सोनार से, किसी भी प्रकार के रेडियो वेव, माइक्रोवेव सिग्नल जिससे पता लगाया जा सकता है कि आपकी लोकेशन कहाँ है, उससे बचाती है। ऐसी टेक्नोलॉजी कहलाती है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। तो ये दोनों को मिला दिए, जंगी जहाज में डाल दिए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, इसीलिए इसे क्या कहा जा रहा है, स्टेल्थ फ्रिगेट है। समझ में आ रहा है स्टेल्थ फ्रिगेट क्या है, मतलब कोई जंगी जहाज किसी दूसरे देश के समुद्री क्षेत्र में पहुंच भी गया और उसको हवा भी नहीं लगेगा। ठीक, तो उसका नाम क्या है, तारागिरी, याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा आपको ये याद रखना है कि तारागिरी के साथ ही दो और डाइविंग सपोर्ट वेसल, निस्तार और निपुण का भी जलावतरण किया गया है, जो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड विशाखापट्टनम के द्वारा बनाए गए। ठीक है, इसके साथ ही इनका जलावतरण किया गया। अब डाइविंग सपोर्ट वेसल क्या है कि भाई समुद्र के अंदर, समुद्र के अंदर एक्टिविटीज, डाइविंग वर्ड आया मतलब समुद्र के अंदर, समुद्र के अंदर सुरक्षा उपलब्ध कराना, समुद्र के अंदर डिफेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए जो सपोर्ट जहाज बनाए गए हैं, यानी उनकी मदद के लिए, उसे ही डाइविंग सपोर्ट वेसल कहा जा रहा है, जिसका नाम है निस्तार और निपुण। तो निपुण नाम का एक जहाज भी है और निपुण नाम का एक एंटी पर्सनल माइन भी है, दोनों याद रखना है। ठीक, तो स्वदेश निर्मित है इसलिए इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा बनाया गया है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, कहाँ है, विशाखापट्टनम। चलिए इसे याद रखेंगे। आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर में। अगला करंट अफेयर भाई, ब्रह्मोस एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। ब्रह्मोस कोई अभी की मिसाइल है ऐसा नहीं है, काफी पुरानी मिसाइल है, काफी समय पहले से ब्रह्मोस का विकास किया जा चुका है, लेकिन चर्चा में आ जाएगा ब्रह्मोस, तो चर्चा में आ जाएगा तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा ही। अब चर्चा में क्यों आया है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को बढ़ाने के उद्देश्य से रक्षा मंत्रालय, अब ब्रह्मोस मिसाइल बनाने वाली जो कंपनी है, क्या नाम है, BAPL, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता हुआ है कि ब्रह्मोस की क्षमता को और बढ़ाना है, क्योंकि ब्रह्मोस अब, ब्रह्मोस मिसाइल को विदेशी भी खरीद रहे हैं, अन्य देशों के व्यक्ति जो है
अन्य देश की जो सरकार है, रक्षा जो उनका डिफेंस मिनिस्ट्री है अन्य देशों का, वो अब ब्रह्मोस मिसाइल को खरीद रहा है। ठीक। अब ब्रह्मोस मिसाइल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों इसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है? क्योंकि चर्चा में आया है, इसलिए ब्रह्मोस से संबंधित सारे फैक्ट हम देख लेते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की खासियत यह है कि ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहने का मतलब, कहीं भी वर्ड सुपरसोनिक आया मतलब साउंड की गति से भी ज्यादा तेज चलती है। साउंड, ध्वनि की जो गति है उससे भी ज्यादा तेज चलेगी, ऐसी ऐसी मिसाइल क्या कहलाएगी? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। जिसकी स्पीड 3 मैक से अधिक है। मैक क्या है? मैक स्पीड को नापने का वो पैमाना है जो ध्वनि की गति से तेज होता है। ठीक। सुपरसोनिक मतलब ध्वनि की गति से तेज। कितना तेज? 3 गुना से अधिक तेज। और 3 गुना से अधिक तेज मतलब क्या होगा? 3 मैक। ठीक है। तो 3 मैक कहने का मतलब कि साउंड की जो वेलोसिटी है, ध्वनि की जो गति है, उसके 3 गुने से भी अधिक गति किसकी है? ब्रह्मोस की। ध्यान रहेगा। इसके अलावा ब्रह्मोस के बारे में याद रखना है कि भाई ये मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल है। मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल कहने का मतलब आप इससे सतह से सतह मार सकते हैं, सतह से हवा मार सकते हैं, हवा से सतह मार सकते हैं, पानी जहाज से हवा सतह में मार सकते हैं, और आप इसे पनडुब्बी के अंदर से भी फायर कर सकते हैं। मतलब जितने प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं सबसे इस ब्रह्मोस का फायर किया जा सकता है। फायदेमंद मिसाइल है। इसके अलावा ये आपकी डुअल नेचर की है। डुअल नेचर या डुअल फेस की कहने का मतलब इसमें ठोस प्रणोदक इंजन भी है और द्रव प्रणोदक इंजन भी है। मतलब लिक्विड प्रोपल्सन इंजन भी है और सॉलिड प्रोपल्सन इंजन भी है। सॉलिड प्रोपल्सन इंजन मतलब फ्यूल के तौर पे किसी सॉलिड मटेरियल का इस्तेमाल करना। आपके उदाहरण के लिए मैं बता देता हूं, कोयला। कोयला भी एक प्रकार के फ्यूल का इस्तेमाल करता है, ईंधन का इस्तेमाल करता है। कोयला जलाने से हमें ऊर्जा मिलती है, तो वो आप मान लीजिए सॉलिड प्रोपल्शन है। यहाँ कोयला नहीं डलता है ना, कोयला जलने में समय लग जाएगा, यहाँ कुछ और मटेरियल रहेंगे, उसे आप छोड़िए। और दूसरा रहेगा लिक्विड प्रोपल्शन। और आपके उदाहरण के लिए हम बता देते हैं पेट्रोल। पेट्रोल आपका क्या कहला रहा है? द्रव प्रणोदन। जो गाड़ी के इंजन में इस्तेमाल हो रहा है वो पेट्रोल है। पहले रेल इंजन में, भाप इंजन में इस्तेमाल होता था, वो कोयला है। पर यहाँ दूसरे मटेरियल रहेंगे। तो सॉलिड और लिक्विड का फर्क समझ में आया। तो दोनों नेचर है, यानी जिस देश के पास सॉलिड प्रोपल्शन की टेक्नोलॉजी ज्यादा है वो भी इस्तेमाल करेगा, जिसके पास लिक्विड है वो भी करेगा। अब भारत जैसा देश जिसके पास दोनों है वो भी करेगा। ठीक है। अब ब्रह्मोस मिसाइल है, उसका नाम ब्रह्मोस क्यों पड़ा? तो भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर ब्रह्मोस इसका नाम पड़ा है। ध्यान रहेगा। ठीक। और भारत से बनाने वाली जो कंपनी है वो है डीआरडीओ। और संयुक्त मतलब रसिया से जो बनाने वाली कंपनी है उसका नाम है एनपीओएम। ध्यान रहेगा जी, एनपीओएम। तो ये कुछ फैक्ट है जो ब्रह्मोस मिसाइल से संबंधित है, इसे आपको याद रखना है क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल अभी चर्चा में रहा है। ध्यान रहेगा। ठीक। ये नहीं सोचना है ब्रह्मोस तो पुराना हो गया इसलिए एग्जाम में नहीं आ सकता, कुछ भी आ सकता है। अब मैं सारी चीजें आपको बता रहा हूं। ठीक। अब जैसे ये है छोटा छोटा आपका जो है, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। पहली बार स्वदेश निर्मित हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी हल्के वजन के लड़ाकू हेलीकॉप्टर स्वदेश निर्मित है, वायुसेना में शामिल किया गया है। किसके द्वारा निर्मित है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के द्वारा, हाल के द्वारा निर्मित है। इतना ही फैक्ट याद रखना है कि पहला स्वदेश निर्मित एलसीएच लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर किसके द्वारा निर्मित है? हाल के द्वारा। ध्यान रहेगा जी। ये इतना याद रखना है ना, बहुत डिटेल में नहीं जाना है इसमें। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए साल भर में बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती हैं। ठीक है, बहुत सारे संयुक्त सैन्य अभ्यास, समुद्री सैन्य अभ्यास होते रहते हैं, वो आपको याद रखना है। तो जो इस दौरान हुआ है वो है आपका जीमैक्स। जीमैक्स आप नाम से अंदाजा लगा सकते हैं, जापान। आई से हो जाएगा इंडिया। एम से मैरी टाइम या समुद्री, एक्स से एक्सरसाइज या अभ्यास। और ये कहाँ हुआ है? बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ है। इतना ही बस याद रखना है। याद रहेगा। तो जापान और भारत का संयुक्त समुद्री जो अभ्यास है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, वो कहाँ आयोजित हुआ है? बंगाल की खाड़ी। अब बंगाल की खाड़ी में हो रहा है तो स्वाभाविक है दोनों देश की नेवी रहेगी। ठीक। चलिए आगे चलते हैं।
अगला देखते हैं। अगला करंट अफेयर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है भाई, जो भारत की नौसेना है, नेवी है, उसके फ्लैग को बदल दिया गया है। भाई पहले का फ्लैग था कुछ इस तरीके का, जिसमें ये ब्रिटिश टाइम से लाल फ्लैग चला आ रहा था। अब ये लाल फ्लैग जो है आपका, क्रॉस जो है, रेड क्रॉस आप इसे कह सकते हैं, ये ब्रिटिश टाइम से चला आ रहा था ना नौसेना में, इसे हटाना जरूरी था। ये कहीं ना कहीं ऐसा दिखाता था भाई आज भी हम ब्रिटिशों को फॉलो कर रहे हैं या उनके अधीन हैं। बस भारत नाम के लिए इसमें क्या कर दिया गया था, तिरंगा इधर डाल दिया गया था लेफ्ट टॉप में, और बीच में अशोक स्तंभ यहाँ पे लगा दिया गया था, ठीक है। लेकिन उसके अंदर अभी भी ब्रिटिश प्रभुत्व दिखता था। तो इस साल उसे हटा दिया गया है और नया फ्लैग बनाया गया है जो कुछ इस तरीके का है। ये नेवी का हम इस बार का नया फ्लैग है, जिसके राइट साइड आपका, ए सॉरी, लेफ्ट साइड टॉप में जैसे तिरंगा था पहले, अभी भी तिरंगा है, बाकी पूरा सफेद रंग का है। और यहाँ पर नेवी का चिन्ह बनाया गया है जो शिवाजी के साम्राज्य के चिन्ह से प्रेरित है। ये अष्टकोण, 8 भुजा वाला जो आपका चिन्ह है, ये शिवाजी से प्रेरित किया गया है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, क्या क्या, कि छत्रपति शिवाजी महाराज के राज चिन्ह से प्रेरित है। किससे प्रेरित है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज के राज चिन्ह से प्रेरित है। नए ध्वज में बाएं कोने पर राष्ट्रीय ध्वज है, जिसपे अशोक चक्र बना हुआ है, राष्ट्रीय ध्वज में रहता ही है, इसे याद रखना है। दाहिने ओर नीले रंग का अष्टकोण है, जिसके अंदर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ चिन्हित है, जैसा कि आपको यहाँ पर इमेज में दिख सकता है। उसके ठीक नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जैसा कि हमेशा लिखा रहता है सत्यमेव जयते। उसके साथ ही नए ध्वज पर पहले की तरह ही नौसेना का आदर्श वाक्य शैम नो वरुण देवनागरी में अंकित है। ये छोटा सा शैम नो वरुण देवनागरी में अंकित है, उसी अष्टकोण के अंदर जो 8 भुजा वाला बना है पॉलीगन, उसी के अंदर है, ठीक है। तो ये नया ध्वज है जो काफी सालों के बाद चेंज किया गया है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इससे क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, पहले क्या था, ब्रिटिश लोगों का एक रेड क्रॉस था जिसे हटा दिया गया। अब क्या है, एक तरफ तिरंगा है, एक तरफ अष्टकोण है जो शिवाजी महाराज के राजकीय चिन्ह से प्रेरित है। इस अष्टकोण में क्या है, अशोक स्तंभ है, नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, और उसके नीचे नौसेना का आदर्श वाक्य सैम नो वरुण लिखा हुआ है। ध्यान रहेगा जी इतना फैक्ट, ठीक। नेवी का नया फ्लैग। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद डिफेंस में और पॉइंट याद रखना है, आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत को, आईएनएस विक्रांत भारत में पहले भी था, पर उस आईएनएस विक्रांत को रिटायर कर दिया गया जो विदेशों की सहायता से बना था। अब स्वदेश निर्मित जो युद्धपोत, विमान वाहक युद्धपोत बनाया गया है, उसका नाम फिर से रखा गया है आईएनएस विक्रांत। तो कंफ्यूज नहीं होना है, विक्रांत तो गया, विक्रांत तो भाई डिस्पोज कर दिया गया, डिस्पोज करके उसी के लोहे से बजाज की एक बाइक बनी थी, वी वी का टंकी वाला हिस्सा उसी से बना था, उसी के लोहे से। यदि आपको पता होगा, बजाज बाइक आती है एक वी, उसके बारे में, तो वो जहाज तो रिटायर्ड हो गया, पूरा तोड़ ताड़ के उसको डिस्पोज कर दिया गया। लेकिन उसी विक्रांत को, चूंकि भारत का पहला विमान वाहक युद्धपोत था विक्रांत, इसीलिए भारत में अभी नया जो स्वदेश निर्मित है विमान वाहक युद्धपोत बनाया गया है, उसका नाम फिर से क्या रखा गया है, आईएनएस विक्रांत, ठीक है। अब इससे संबंधित फैक्ट याद रखना है कि देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक आईएनएस विक्रांत को मोदी जी ने कहा, कोचिन शिपयार्ड में आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना को समर्पित किया है। आईएनएस विक्रांत के रूप में नौसेना के इतिहास में निर्मित अब तक का सबसे बड़ा युद्धपोत है ना, ये भारत का सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत है, और विमान वाहक श्रेणी में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा पोत है, ध्यान रहेगा। तो आईएनएस विक्रांत जो है भारत का सबसे बड़ा विमान वाहक युद्धपोत, एयरक्राफ्ट कैरियर प्लस वॉरशिप, दोनों है ये, जंगी जहाज भी है, ठीक। और पूरे दुनिया का 7वां सबसे बड़ा है। अब भारत के पास 2 विमान वाहक पोत है, और दूसरा कौन सा है, आईएनएस विक्रमादित्य, ठीक है। ये आईएनएस विक्रांत आप मूवी में सुने होंगे, बांग्लादेश युद्ध के साथ जो भी मूवी रही है उसमें आईएनएस विक्रांत की चर्चा रहती है, क्योंकि उस समय यही इकलौता भारत के पास था विमान वाहक, और बांग्लादेश युद्ध में काफी मददगार रहा था। बांग्लादेश युद्ध कहने का मतलब भारत और पाकिस्तान का युद्ध बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए, बांग्लादेश से लड़ाई नहीं हुआ है,
गलत नहीं समझ लेना। ठीक। अब आईएनएस विक्रांत पूर्ण रूप से भारतीय सेना के द्वारा बनाया गया है, जिसका डिजाइन भारतीय नौसेना की रक्षा उपक्रम वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है, और इसका निर्माण कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसीलिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचिन शिपयार्ड में ही इसका जलावतरण किया गया है। ठीक है, जैसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ है, विशाखापट्टनम। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड कोचिन में ही है, केरल में। ठीक। तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। और आईएनएस जो विक्रमादित्य है वो किसकी सहायता से बना है, रूस की सहायता से बना है, रूस के द्वारा इसे लिया गया है। ध्यान रहेगा, ध्यान रहेगा जी इतना पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं, आईएनएस विक्रांत के बारे में याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला फैक्ट देखते हैं। अब कुछ चर्चित स्थल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, डिफेंस का लगभग इतना मटेरियल है, मेरे ख्याल से डिफेंस सफिशिएंट है। इस दौरान यदि मैं अभी और जो समय बीतते जाएगा और यदि कोई डिफेंस का करंट अफेयर मुझे मिलता है तो मैं आपको बताते जाऊंगा। इसके साथ ही मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि भाई करंट अफेयर के लिए जो हम आपके लिए कर सकते हैं वो ये तो हम कर ही रहे हैं। करंट अफेयर के फैक्टर मटेरियल्स जो काम के हैं आने वाले सभी एग्जाम के लिए आपको अवेलेबल करा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही सकार एकेडमी में सब इंस्पेक्टर की परीक्षा की मेंस की तैयारी के लिए नवीन कक्षाएं 10 नवंबर के बाद प्रारंभ हो रही है। तो यदि आप मेंस की ऑफलाइन और लाइव कक्षाएं ज्वाइन करना चाहते हैं तो कक्षा प्रारंभ होने के पहले रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करवाइए। ठीक, क्योंकि रजिस्ट्रेशन बिल्कुल निशुल्क है, लेकिन कक्षा के पूर्व रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसके साथ ही सकार एकेडमी का एसआई के प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज बुकलेट मार्केट में जल्द ही पब्लिश होने वाला है, या अभी तक हो गया होगा। आप उसे मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं और सकार एकेडमी के एंड्रॉइड एप्लीकेशन के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो आप जरूर हमें बताइए। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके फीडबैक अपना जरूर हमें बताएं। ठीक है, चलिए और देखते हैं चर्चित स्थल के बारे में। जैसे जैसे हरिद्वार को नीति आयोग ने उत्तराखंड शहर, ठीक है, हरिद्वार को, उत्तराखंड का शहर है हरिद्वार, सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया है। ठीक है, अब आकांक्षी जिला क्या है, आकांक्षी जिला वो पिछड़े हुए जिले हैं जहां पर विकास कार्य सबसे पहले किया जा रहा है, ताकि उनका हर साल आकलन किया जा सके कि जो विकासात्मक योजनाएं हैं वो एक्चुअल में इफेक्टिव है भी या नहीं। तो ऐसे जिले कौन से जिले हैं, आकांक्षी जिले हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में 10 आकांक्षी जिले हैं, वैसे ही हरिद्वार भी उन्हीं आकांक्षी जिलों में से एक है। और भारत का सबसे बेस्ट सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला किसे घोषित किया गया है, हरिद्वार को। भाई 5 पैमानों के आधार पर इन्हें घोषित किया गया है, जैसे यही स्वच्छता, सुरक्षा और शिक्षा, स्वास्थ्य, यही सब पैमाने हैं इसके, याद रखेंगे। चूंकि सर्वश्रेष्ठ दिया गया है इसीलिए 3 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन दिया जाएगा। ये उतना काम का जानकारी नहीं है, बस बेस्ट आकांक्षी जिला कौन सा है इस साल, हरिद्वार, ये याद रखेंगे। अगला चर्चित स्थल है फरीदाबाद। फरीदाबाद में एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिसका नाम है अमृता हॉस्पिटल। अमृता हॉस्पिटल पूरे एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनने वाला है। ठीक है, जो कि फरीदाबाद में है और माता अमृतानंदमयी मिशन ट्रस्ट के द्वारा निर्मित है। तो अमृता हॉस्पिटल अमृता नंदमयी मिशन ट्रस्ट के द्वारा निर्मित है। याद करना आसान है, कठिन नहीं है, ध्यान रहेगा। चलिए, चर्चित स्थल में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं देखना रहेगा। चर्चित स्थल वो चर्चा में क्यों है वही बस आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अगला चर्चित स्थल रहा है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर्तव्य पथ। दिल्ली में इंडिया गेट और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है उनके बीच की जो सड़क है, जिसे राजपथ या किंग्स वे कहा जाता है, इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक की जो सड़क है उसका नाम बदल दिया गया है, क्योंकि ये जो राजपथ नाम है, किंग्स वे नाम है, ये ब्रिटिशों के द्वारा रखा गया था और इस नाम को भी बदल दिया गया है और नाम क्या रख दिया गया है, कर्तव्य पथ। ध्यान रहेगा। अब राजपथ का नया नाम है कर्तव्य पथ। और राजपथ क्या है, राजपथ वो जगह है इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक जहां भारत के सारे सरकारी ऑफिस है, संसद भवन, सचिवालय, पीएमओ, राष्ट्रपति भवन, सभी है वहां पर। तो वो जो मेन सड़क है जिसे राजपथ किंग्स वे कहा जाता है उसका नाम अब क्या है, कर्तव्य पथ। ध्यान रहेगा। उसके अलावा त्रिपुरा में देश के सबसे पहले जैव गांवों को मान्यता दी गई है।
ठीक है। पूर्णतः जैव गांव कहने का मतलब ऐसी जगह जहां किसी भी टेक्नोलॉजी के प्रयोग से, मतलब किसी भी टेक्नोलॉजी में केमिकल का उपयोग नहीं किया जा रहा है, पूरी तरीके से बायो, बायो कहने का मतलब प्राकृतिक, चाहे वहां के घर हो, ईंटें हो, दीवार हो, वो सीमेंट और गारा से नहीं बन रही है। प्राकृतिक तरीके से ईंटों को बनाया जा रहा है, प्राकृतिक तरीके से घर को बनाया जा रहा है, प्राकृतिक तरीके से खेती की जा रही है जहां पर जैविक खाद का उपयोग किया जा रहा है, प्राथमिक प्राकृतिक तरीके से पानी की निकासी, नाली, पानी की सुविधाएं, हर नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए पूरा प्राकृतिक लाइफ, आज के जमाने की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, ऐसे गांव क्या कहला रहे? बायो विलेजेस। तो देश का पहला बायो विलेज कहाँ है? त्रिपुरा। ध्यान रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला फैक्ट देखते हैं। चर्चित स्थल में यूनेस्को की जीएनएलसी लिस्ट में भारत के 3 शहरों को शामिल किया गया है। जीएनएलसी क्या होता है? ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज। ऐसे शहर जो पहले पिछड़े हुए थे लेकिन समय के साथ काफी तेजी से विकसित हो रहे हैं, काफी तेजी से नई टेक्नोलॉजी, नवाचार, इनोवेशन, क्रिएटिविटी को अपना रहे हैं, अब बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं। ऐसे शहरों को यूनेस्को की जीएनएलसी लिस्ट में शामिल किया जाता है। तो भारत के 3 शहरों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है, जिसमें केरल के 2 शहर हैं, त्रिशूर और नीलांबूर, और तेलंगाना का एक शहर है वारंगल। याद रहेगा। तो भारत सहित विश्व के 44 देशों में 77 शहरों को 2022 में सूची में शामिल किया गया है। तो इसीलिए आपको ये लाइन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जीएनएलसी लिस्ट में कौन से 3 शहर है? तो केरल के 2 शहर हैं, त्रिशूर और नीलांबूर, और तेलंगाना का एक शहर है वारंगल। ध्यान रहेगा, इसे याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये याद रखना है कि भाई सियाचिन में पहली बार दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र जो है सियाचिन, सियाचिन में सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू कर दी गई है। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बस आ सकता है कि सियाचिन में ब्रॉडबैंड सर्विस कौन उपलब्ध करा रहा है? तो आपको याद रखना है बीबीएनएल, बीएसएनएल नहीं, बीबीएनएल, भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड। ऐसे क्वेश्चन बनेगा तो बस यही बनेगा, कितना स्पीड है, क्या है, वो लग के ढंग से चल तो जाए पहले। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा चर्चित स्थल में ये है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, भैया बिहार में रबर डैम बना है जो कि भारत का सबसे बड़ा रबर डैम है। ठीक है, बिहार में कौन सी नदी में? फल्गु नदी पर भारत का सबसे बड़ा 411 मीटर लंबा रबर डैम बना है। ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा उद्घाटन किया गया है, और इस डैम का नाम नीतीश कुमार ने गया जी डैम रखा हुआ है। गया प्रसिद्ध शहर है, बोध गया, उस नाम से प्रसिद्ध है भाई, बोध गया। बोधि मंदिर है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये सब फैक्ट तो आप जान ही रहे होंगे, नहीं जान रहे तो हमने बता दिया भाई, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से एक यहाँ भी है, बोधि मंदिर। अशोक ने जो बनवाया था, जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधि वृक्ष के नीचे, वही जगह है ये। तो इसी जगह फल्गु नदी के तट पर एक रबर डैम बनाया गया है जिसका नाम है गयाजी डैम। ठीक है, भारत का पहला जो रबर डैम था आंध्र प्रदेश के पार्वतीपुरम में झांझावती नदी पर देश का पहला रबर डैम बना था 2006। ये भी एक फैक्ट याद रखेंगे। अब रबर डैम क्या होता है? देखिए, रबर डैम जैसा फोटो में दिख रहा है कुछ नहीं है, नदी के बीचों बीच एक पाइप नुमा गुब्बारे को जो रबड़ से बना हुआ है फुला दिया जाता है, उसे यहाँ पे बोल्डर के साथ फंसा दिया जाता है। ठीक है, इसे देखते हैं, थोड़ा और जूम करके देख लेते हैं। देखिए, जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा है, क्या किए भाई, यहाँ पे एक पूरा रबड़ का या लंबा सा गुब्बारा है, ठीक, पाइप जैसा, जिसे हवा भर के फुला दिए हैं, इसे ब्लॉक कर दिए हैं कि ये यहाँ से यहाँ नहीं हिलेगा, यहाँ से यहाँ नहीं हिलेगा। और ये क्या कर रहा है? पीछे के पानी को रोकने का कार्य कर रहा है। अब पानी को ज्यादा रोकना रहेगा तो इसको आप अधिकतम ऊंचाई, जो इसकी अधिकतम ऊंचाई है, यहाँ तक फुला सकते हैं। यदि आपको पानी को, मान लीजिए ये तो अब चूंकि ओवरफ्लो हो गया है तो पानी ऊपर से नीचे बहता हुआ दिख रहा है, एक ऐसी कंडीशन आएगी जब पानी इसके पीछे रुका रहेगा, ओवरफ्लो नहीं होगा, और आगे पानी छोड़ना होगा तो हवा थोड़ा सा निकाल देंगे, इसकी हाइट कम हो जाएगी, पानी आगे छोड़ दिया जाएगा।
ऐसा डैम क्या होता है, उन जगहों में जहां पर पानी का बहाव बहुत तेज नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा, हमारे पास पैसा ज्यादा नहीं है, लागत कम है, तो सबसे कम लागत में यदि कोई डैम तैयार होता है तो वो होता है रबर डैम। तो भारत का सबसे लंबा रबर डैम कहाँ बना है? बिहार में फल्गु नदी के तट पर। ध्यान रहेगा जी। तो चलिए, चर्चित स्थल में कुछ इतने पॉइंट याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में हम और करंट के वीडियोस देखेंगे। एक बार फिर से मैं आपको अवगत करा देता हूं कि सकार एकेडमी में एसआई मेंस के लिए जो कक्षाएं हैं वो 10 नवंबर के बाद प्रारंभ होगी। इसके साथ ही एक और मैं आपको न्यूज बता दूं, आने वाले समय में आप इसे जरूर फॉलो करें कि सकार एकेडमी में सीजीपीएससी के लिए क्रैश कोर्स, एक विशेष क्रैश कोर्स लॉन्च किया जाएगा, जिसके लिए एक विशेष अनाउंसमेंट की जाएगी। अब उसमें क्या खास रहेगा ये हम जल्द से जल्द पता करेंगे, लेकिन पहले हम 6 नवंबर को एसआई का प्रीलिम्स अच्छे से दे लेते हैं। इसके साथ ही एसआई का टेस्ट सीरीज बुकलेट आप मार्केट या सकार एकेडमी के एंड्रॉइड एप्लीकेशन से भी परचेज कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा और भी कोई डाउट है या आप और भी कुछ हमसे चाहते हैं तो कमेंट में फीडबैक कर जरूर करें, हमें जरूर बताएं। यदि आप इसे लाइव सेशन के रूप में चाहते हैं तो भी हमें जरूर बताएं। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके, व्हाट्सएप या कॉल करके आप हमसे जरूर संपर्क कर सकते हैं। तो मेहनत जारी रखें, तगड़े से पढ़ाई करें। आज डिफेंस के ज्यादा फैक्ट हम देखें तो शायद हो सकता है बोरिंग लगा होगा, लेकिन वो डिफेंस खत्म हो गया है। अब इसके बाद नया टॉपिक हम देखने वाले हैं, आगे जो चर्चित स्थल है और देखेंगे ढेर सारे। जैसे ही इंडिया का करंट अफेयर खत्म हो जाएगा, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय, फिर छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर में मैं आऊंगा। ठीक है, तब तक बढ़िया तैयारी करें, अच्छे से तैयारी करें, मेहनत करें। और त्योहारों का समय है, त्योहार भी साथ में एंजॉय करें। थैंक यू।